Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer application. इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एक्सेल को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली MS एक्सेल 2007 वर्जन का डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे कि इसमें कैसे काम किया जाता है. बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम MS एक्सेल को यूज़ क्यों करते हैं. सो बेसिकली ये एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है. मीन्स अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड इसे हम डेटा एनालिसिस, शेयरिंग, मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं. जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स के नेम्स, उनके मार्क्स, ये सभी डिटेल स्टोर करना चाहते हैं, फिर उसमें इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वहाँ पर एवरेज मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट लोएस्ट कितने हैं. तो ये सभी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस जो हमें एक्सेल में मिलते हैं. इसकी हेल्प से हमारे कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाते हैं. इसलिए यहाँ पर हम एक्सेल को प्रेफर करते हैं. जो भी हमें एनालिसिस करना है न्यूमेरिकल डेटा का, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. एंड इस तरह से जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है. यहाँ पर हम इजीली डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन न्यू वर्कबुक. न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए हम टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे. यहाँ पर ब्लैंक एंड रिसेंट में हम ब्लैंक वर्कबुक चूज करेंगे. यहाँ पर हमारे लिए एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी. सबसे पहले हम यहाँ पर मेन स्क्रीन के कंपोनेंट्स के बारे में समझने वाले हैं. जब हम एक वर्कबुक ओपन करते हैं तो जो हमें मेन स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें शो किए जा रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिबन. ये पूरा पार्ट रिबन है. रिबन हमें जो वर्कशीट दिखाई दे रही है, जो वर्कबुक हमने ओपन की है उसमें वर्कशीट ओपन है, तो जो हमें मेन स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका ये टॉप पार्ट होता है रिबन. रिबन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस बटन है. ऑफिस बटन में आपको मेन कमांड्स मिलती हैं, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज. ये सभी आपको ऑफिस बटन के थ्रू एक्सेसिबल होती हैं. इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक का मतलब क्या है कि आपको जल्दी से किसी चीज का एक्सेस मिल जाए. तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर आइकन्स आपको गिवन होते हैं ताकि आप कुछ पर्टिकुलर एक्शंस को जल्दी से एक्सेस कर पाएं. लाइक सेव, आपको कोई भी काम करना है, आपने चेंज किया, आपने उसको सेव करना है, तो एकदम से आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे. उसके लिए इंडिविजुअली आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है. तो वही यहाँ पर बताया गया है. वेयर एज अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर कोई और बटन रखना चाहते हैं जो आपको ज़्यादा यूज में आएगा, तो आप वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे कस्टमाइज, यहाँ पर ये जो बटन आपको गिवन है, ये ड्रॉप डाउन एरो, आप इसकी हेल्प से इसे कस्टमाइज कर पाएंगे. ओके. इसके बाद यहाँ पर आपको टैब्स गिवन होते हैं. टैब्स में आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस गिवन होंगे, एंड जो करंटली सेलेक्टेड टैब है उसके नीचे आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं. जैसे यहाँ पर फिलहाल होम टैब ओपन है, तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं. क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सभी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एंड इनके अंदर फर्दर ऑप्शंस होते हैं. फिर हर एक ग्रुप में आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप सपोज करते हैं कि हमें और एडिशनल ऑप्शंस चाहिए इसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के लिए हमारे पास एक स्मॉल ऑप्शन गिवन होता है, आइकन गिवन होता है. हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर हमें फर्दर ऑप्शंस मिलेंगे. ओके. देन द रिमेनिंग main components of the screen. so दिस इज नेम बॉक्स. नेम बॉक्स में हमें एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले किया जाता है. एक्टिव सेल का मतलब है जो सेल हमने करंटली सेलेक्ट किया हुआ है. देन इसके बाद आपको इसके साइड में फॉर्मूला बार मिलेगा, जहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर जो भी चीजें आप करंट सेल में लिखते हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी. अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, वो आपको एक्टिव सेल में उसकी वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद आते हैं, हम जो यहाँ पर सेल्स देख रहे हैं, हम इसमें से कुछ सेल्स को कॉलम्स कहेंगे और डिफरेंट अरेंजमेंट को हम रोज कहेंगे. तो जब हम सेल्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं, मतलब A B C D E F, ये सभी क्या है, ये सभी कॉलम्स हैं, क्योंकि हमने इन्हें वर्टिकली अरेंज कर दिया है. वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को हम कॉलम्स कहते हैं, वेयर एज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को हम रोज कहते हैं. तो ये जो नंबर्ड है ये सभी रोज हैं, और ये जो लेटर से डिनोटेड है ये सभी कॉलम्स हैं. एंड जब रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तब बनता है सेल.
इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में हमें ये हेल्प के लिए ऑप्शन गिवन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अदरवाइज हमें ऑनलाइन हेल्प के लिए भी पेज मिल जाता है। देन यहाँ पर स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसके बाद यहाँ पर ये शीट टैब्स हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी वर्कबुक ओपन करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं, एंड इसमें आप फर्दर ऐड या डिलीट कर सकते हैं, इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे इसके बाद गिवन है स्टेटस बार, जहां पर आपको इस पेज के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज शो की जाएंगी। अगर आपने कुछ वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो उसके लिए कुछ जैसे सम, एवरेज, ये सभी वैल्यूज भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। काउंट फंक्शन की क्या वैल्यू है वो भी यहाँ पर शो होती है, एंड क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो वो सभी शो नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर व्यूज दिखते हैं, आप जो भी व्यू क्लिक करेंगे वही व्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद है जूम इन और जूम आउट बार, सो इसकी हेल्प से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्कबुक एंड वर्कशीट। सो हम सबसे पहले वर्कबुक ओपन करते हैं, मतलब जब भी आप कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं, आपने एक न्यू एक्सेल फाइल बनाई है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक है, बट उसमें फर्दर वर्कशीट्स होती हैं। तो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी आप कोई बुक परचेज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी शीट्स होती हैं, उसी तरह से जब आप कोई वर्कबुक बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी वर्कशीट्स होती हैं। एंड ये सभी वर्कशीट्स हम लिंक भी कर सकते हैं या फिर इन पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। सो वर्कशीट्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, हमने अभी देखा रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। सो आपसे ये नंबर पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में, रोज कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं। सो ये क्वेश्चन ऑफकोर्सली फैक्ट है, बट आपको ये याद होना चाहिए। देन वर्कशीट्स नेम इज डिस्प्लेड ऑन द शीट टैब। सो हमने देखा था शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये डिफॉल्ट नेम्स होते हैं, आप चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आपको मिलती हैं। देन जो वर्कबुक है उसमें 255 वर्कशीट्स तक हो सकती हैं, मतलब हमें बाय डिफॉल्ट तो 3 मिल रही हैं, बट हम फर्दर ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से हम 255 वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक डेटा एंट्री मीन्स हम एक सेल में कौन कौन से टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स मीन्स न्यूमेरिक डेटा, लाइक इंटीजर है, डेसिमल है या साइंटिफिक नोटेशन है, इस तरह के डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं। अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब हमने जो सेल विड्थ है उससे ज़्यादा बड़ा नंबर लिख दिया है जो सेल विड्थ में नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में इस तरह का सिंबल हमें शो होता है। सो अगर हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो हमें वो नंबर दिख जाएगा। देन टेक्स्ट मीन्स अगर आप कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं, तो टेक्स्ट वैल्यू और नंबर के बीच में ये फर्क है कि आप टेक्स्ट वैल्यू पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वेयर एज न्यूमेरिक वैल्यू पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि सिर्फ लेटर्स हो, और अगर आप कोई नंबर भी लिख रहे हैं बट आपने उसके साथ इस तरह से एपोस्ट्रॉफी फर्स्ट कैरेक्टर की तरह यूज किया है, तो फिर उसको एक टेक्स्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो टेक्स्ट के साथ आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे एक्टिव सेल में, तो वो आपको फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले होगा, और अगर आप फॉर्मूला बार में कुछ चेंज करेंगे तो वो आपको एक्टिव सेल में डिस्प्ले होगा। ओके, सो जब आपने पूरा एंट्री जो भी आपको लिखना था उस सेल में वो आपने एंटर कर दिया है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंटर की, एंड फिर वो टेक्स्ट एंट्री आपको सेल में शो हो जाएगी। एंड नंबर्स जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होती हैं, एंड जो टेक्स्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होती है। देन डेट एंड टाइम वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स हमें इसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है, तो इसलिए वो फॉर्मेट एक ऑप्शन होता है, वहां पर हमें जाकर चेंज करना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए। देन डेटा इन सीरीज मीन्स सपोज करते हैं कि हमें रोल नंबर फिल करने हैं। अब हम जानते हैं कि रोल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3, मतलब इस तरह से ये चलते जाएंगे। सो जहां तक भी हमें इसे लेकर जाना है, तो हमें बार बार मैनुअल एंट्री करने की नीड नहीं है। हम सिंपली फर्स्ट 2 वैल्यूज लिखेंगे और फिर उन दोनों वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट करके ऑटो फिल की हेल्प से ये सारी वैल्यूज फिल कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप कोई और पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट 2 3 वैल्यूज जिससे पैटर्न पता चल पाए वो वैल्यूज लिखकर, और फिर आप ऑटो फिल की हेल्प से सारी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेज सेटअप। सो पेज सेटअप के लिए हमें सबसे पहले पेज लेआउट टैब में जाना है। यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले मार्जिन,
यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि हमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट यहाँ पर कितने मार्जिन्स चाहिए, वो हम वहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। देन ओरिएंटेशन मीन्स हमें पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन साइज मीन्स हमें जो पेपर प्रिंट करना है उसका साइज क्या होना चाहिए, A4, A3, A5, ये सभी ऑप्शंस हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देन सेविंग एंड प्रिंटिंग द वर्कबुक। जब आपका काम हो गया है, अब आप उस फाइल को सेव करेंगे, एंड क्योंकि आपने सबसे पहली बार फाइल बनाई है, तो अब आपको उसे सेव एज के थ्रू सेव करना है, ताकि आप उसका नेम भी दे पाएँ एंड लोकेशन भी दे पाएँ। जब आप सेव एज पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आपको फाइल नेम टाइप करना है, लोकेशन भी सेलेक्ट करेंगे अगर आपको चेंज करनी है लोकेशन, और अगर वही रहने देनी है तो वही रहने देंगे, और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। एंड अगर आपको प्रिंट करना है तो अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से जाकर यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में आप प्रिंट को क्लिक करेंगे, और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ओके। देन हमें डिफरेंट सेल्स को किस टाइप से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जब आप कोई भी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, मतलब एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट सेल आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड मिलेगा वो होगा A1, मींस फर्स्ट सेल होता है ये स्प्रेडशीट का। इसके बाद सपोज करते हैं कि हमें पूरी एक रो सेलेक्ट करनी है। जो भी रो सेलेक्ट करनी है उसके हेडिंग पर क्लिक करेंगे। हेडिंग क्या है, जो नंबर गिवन है वही हेडिंग है, तो अगर हम इस पर माउस से क्लिक कर देंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से मुझे फिफ्थ रो सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। अब इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम के लिए हम कॉलम हेडिंग पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे डी कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं डी पर क्लिक कर दूंगी, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ओके। अब सपोज करते हैं कि मुझे पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, मतलब सिर्फ एक कॉलम या एक रो नहीं, मुझे पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, तो हम सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। ओके। अदरवाइज आप कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हमें मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं। मल्टीपल सिलेक्शंस का क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि मैंने फर्स्ट रो तो सेलेक्ट की ही है, इसके साथ ही मुझे यहाँ पर फोर्थ रो भी सेलेक्ट करनी है, बट मुझे इसके बीच की सेकंड और थर्ड रो सेलेक्ट नहीं करनी। तो उस केस में जब मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी होगी। अब कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए मुझे फोर्थ को सेलेक्ट करना होगा माउस से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ सेलेक्ट हो गए हैं। वेयर एज अब सपोज करते हैं कि मुझे फर्स्ट रो तो सेलेक्ट करनी ही है, और मुझे 10 तक सारी रो सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, मैं फर्स्ट रो पर क्लिक करूंगी, और फिर इसके बाद में शिफ्ट की को प्रेस करूंगी। जो आपको कीबोर्ड में शिफ्ट की गिवन होगी उसको प्रेस करेंगे, और फिर यहाँ जो भी लास्ट रो आपको सेलेक्ट करनी है, मतलब जहां तक सिलेक्शन करना है उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यही सेम चीज वर्क करती है सेल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे B1 से लेकर और G1 तक सारे सेलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले मैं B1 को सेलेक्ट करूंगी, इसके बाद शिफ्ट की को प्रेस रखूंगी, और फिर G1 को सेलेक्ट कर लूंगी। तो जब आप शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए इस तरह से सेल सेलेक्ट करते हैं, तो एक कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन होता है, मतलब जिसमें बीच में कोई सेल लीव नहीं रहेगा, ठीक है। बट वेयर एज अगर आप कॉन्जिक्यूटिव सेल को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि मुझे सेलेक्ट करना है B1, फिर मुझे सेलेक्ट करना है D1, तो अब मैं शिफ्ट की नहीं यूज करूंगी, अब मैं यूज करूंगी कंट्रोल की। तो B1 को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करनी है कंट्रोल की, फिर D1, और फिर जो भी सेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वही सेल सेलेक्ट होंगे जो आपने यहाँ पर चूज किए हैं। ओके। इसके बाद अब जो डेटा हमने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, अब उसको कैसे एडिट करना है इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कंटेंट्स आपने एक सेल में लिख दिए हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उस सेल पर डबल क्लिक करना होगा, या फिर एक बार क्लिक करने के बाद F2 की को प्रेस करना होगा, ठीक है। या तो डबल क्लिक कर देंगे, या फिर एक बार क्लिक करने के बाद F2 को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बैकस्पेस की से जो भी रॉन्ग एंट्री है उसको इरेज करना है, और फिर जो भी करेक्ट है वो चीज़ टाइप करनी है। या फिर आप दूसरा एक और वे ले सकते हैं, उसमें आपको सिंपली सेल को सेलेक्ट करना है और जो भी चीज़ है वो रीटाइप करनी है। तो इसमें आपको बैकस्पेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूरी ही एंट्री गलत है तो उस केस में आपको सेल को सेलेक्ट करना है और दोबारा टाइप करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है।
और अगर आप चाहते हैं कि पूरे सेल की एंट्री को क्लियर कर दें, मतलब उसमें कोई भी एंट्री ना रहे, तो उस केस में आपको सेल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करनी है, तो जो भी उसमें कंटेंट होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। देन अब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई गलत एंट्री को डिलीट कर दें, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम अंडू कमांड यूज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें ऑप्शन गिवन होता है, या फिर हम एडिट में जाकर अंडू कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Z। ये शॉर्टकट हमें यूज़ करना चाहिए, सो इसके लिए हमें किसी भी मेन्यू या आइकन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके? यहाँ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये न्यू वर्जन है एक्सेल का, बट हम यहाँ पर जो एक्सेल देख रहे हैं इसमें बस इतना डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ऑफिस बटन की जगह फाइल टैब गिवन है, एंड साथ ही एक एडिशनल टैब है हेल्प टैब, और इसके साइड में ये हेल्प के लिए एक बॉक्स गिवन है। कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर यही हैं, बाकी जो ऑल ओवर फॉर्मेट है, मतलब आप सीखना चाहते हैं एक्सेल को, तो आप इसकी हेल्प से भी सीख सकते हैं, ठीक है? तो मेजरली ऑप्शन यहाँ पर सेम ही रहेंगे। जैसे अगर हमें एक न्यू वर्कशीट ऐड करनी है, तो न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए हम होम टैब के सेल्स ग्रुप में यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हमें इंसर्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा, इसकी हेल्प से हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, Shift+F11। ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। देन अगर न्यू रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करेंगे, जो भी रो करंटली सेलेक्टेड है उसके ऊपर न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। देन अगर आपको न्यू कॉलम ऐड करना है, तो इसके लिए हम जो भी कॉलम सेलेक्ट करके रखेंगे उसके पहले एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा इंसर्ट शीट कॉलम्स क्लिक करने पर। ओके? इसी तरह से हम यहाँ पर सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके? अगर हमें कॉलम विड्थ या फिर हाइट रो के लिए चेंज करनी है, तो इसके लिए हम रिसाइज कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पर जो बॉर्डर है, या फिर हम कह सकते हैं दो कॉलम्स के बीच में जो लाइन है, हमें यहाँ पर कर्सर लेकर जाना है, एंड देन हम इस तरह से विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें रो की हाइट को चेंज करना है, तो दो रोज के बीच में जो लाइन है, इसको इस तरह से ड्रैग करते हुए हम इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं हाइट या विड्थ, उसके लिए यहाँ पर होम टैब में हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें रो हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिख रहा है, इसकी हेल्प से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके? Now, what if we have to move the cell's content? To move means we have to cut and paste. Means हमें न्यू लोकेशन पर टेक्स्ट को ऐड करना है, और जो ओल्ड लोकेशन है वहां से रिमूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कट करेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर फिलहाल ये गिवन एंट्रीज हैं, A1 से लेकर A5 तक ये एंट्रीज हमने लिखी हुई हैं, ठीक है? अब हम ये चाहते हैं कि हम ये सभी एंट्रीज यहाँ से हटाकर डी कॉलम में रख दें, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो एंट्री हमें सेलेक्ट करनी है, मतलब मूव करनी है, सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करें। तो अगर सिर्फ एक सेल है, तो सिंपली एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। कैसे करने हैं वो चीज़ ऑलरेडी हमने सीखी है। सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 3 सेल्स को मूव सेल कंटेंट्स को मूव करना है, तो यहाँ पर हम A1 से लेकर A3 तक शिफ्ट की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्योंकि सबसे पहले हमें मूव करने के लिए क्या करना होगा, कट करना होगा, तो कट के लिए यहाँ पर होम टैब में ये कट का ऑप्शन गिवन है, या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+X। ओके? यहाँ पर हमने जब कट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपको इस तरह की ये लाइन दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये कट हो चुका है, तो अब आप इसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमें डी कॉलम में पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सिंपली Ctrl+V शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फिर अगेन होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पर जो पेस्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो पेस्ट ऑप्शन में जाकर ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ओल्ड लोकेशन थी वहां से कंटेंट्स को रिमूव कर दिया है, और जो न्यू लोकेशन है वहां पर ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव मूव्ड द कंटेंट, मींस कट एंड पेस्ट। ओके? पेस्ट के लिए Ctrl+V भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब सपोज करते हैं कि मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड लोकेशन है वहां पर भी रहेगा, और जो न्यू लोकेशन है वहां पर भी, ठीक है? मतलब दोनों जगह पर। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पर तो रखना ही है, और साथ ही मुझे डी कॉलम में भी रखना है, मतलब यहाँ पर, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है?
मैंने सेलेक्ट कर लिया है दोनों को। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे कट नहीं करना है। कट करने के केस में ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, बट मुझे यहाँ से रिमूव नहीं करने। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव कॉपी इट। सो कॉपी के लिए होम टैब में ऑप्शन गिवन है, या फिर आप कंट्रोल+C शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली कंट्रोल+V की हेल्प से या तो पेस्ट कर देंगे, या फिर ये जो आपको आइकन गिवन है इसकी हेल्प से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको जो सेल कंटेंट गिवन है वो ओरिजिनल लोकेशन पर भी है, ओल्ड लोकेशन पर, और जो न्यू लोकेशन है वहां पर भी अवेलेबल है। ओके, अब सपोज करते हैं कि हमें कोई एक पर्टिकुलर रो या कॉलम फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है वो ऊपर ही रह गई है। वेयर एज अगर हम यहाँ पर और फर्दर रिकॉर्ड्स ऐड करने वाले हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक रोल नंबर है, तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर हेडिंग दिखती रहनी चाहिए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टॉप रो को फ्रीज करना होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब के विंडो ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर फ्रीज पेन्स ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें हम फ्रीज टॉप रो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब हम स्क्रॉल करेंगे, अभी तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ठीक है, अभी हम स्क्रॉल करते हैं तो अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल किया, मुझे अब आगे के रो तो दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो मैंने फ्रीज की है जो रो, टॉप रो, तो ये फ्रीज ही है, मतलब ये यहीं रहेगी। तो हम स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें, बट ये यहीं पर रहेगी। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं मुझे फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, तो अगेन इसके लिए व्यू टैब के विंडो ग्रुप में फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है उसकी हेल्प से हम स्क्रॉल करते हैं। तो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमें स्क्रॉल करने पर भी ये कॉलम कहीं नहीं जा रहा है। हम इसको आगे भी कर लेंगे तब भी ये कॉलम यहीं पर है, बट आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रीज करते हैं ताकि वो कॉलम या फिर वो रो उसी फिक्स प्लेस पर हमें शो होती रहे। ओके, एंड सपोज करते हैं कि हमें इसे अनफ्रीज करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये उसी के साथ मूव करे, जैसे बाकी कॉलम्स एंड रोज मूव कर रहे हैं वैसे ही ये भी मूव करें, तो उसके लिए हमें अनफ्रीज करना होगा। सो जब हम वापस फ्रीज पेन्स पर जाएंगे तो जो ऑप्शन हमें दिख रहा है अनफ्रीज पेन्स, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो इसके हेल्प से जो भी फ्रीज था वो अब नहीं है, तो अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो अब ये फ्रीज नहीं है। ठीक है, अब इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये फ्रीज नहीं है। ठीक है, तो जब फ्रीज हो जाता है तब हमें अनफ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो हम अनफ्रीज पर क्लिक करके उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्प्रेडशीट में काफ़ी सारा डेटा है। अब हम उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इंडिविजुअली मैनुअली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप सिंपली फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में फाइंड पर क्लिक करेंगे। सो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको क्या वैल्यू देखनी है। तो सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर 4 ये सर्च करना है, तो जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी नेक्स्ट अकरेंस होती है वो हमें इस तरह से शो हो जाती है हाईलाइटेड। ठीक है, वेयर एज अगर आपको ऐसी सभी अकरेंस देखनी है तो फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे, तो जितनी भी अकरेंस होंगी वो सभी शो हो जाएंगी। देन सपोज करते हैं कि हमें कोई वर्ड फाइंड करने के बाद उसे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने 100 मार्क्स लिखे हुए हैं, बट फिर हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो थे 200, तो हमें यहाँ पर हर एक वैल्यू जो 100 लिखी हुई है उसको चेंज करना है 200 में। यहाँ पर सिर्फ 4 वैल्यूज हैं, बट इन केस बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो क्या आप सबको मैनुअली रिप्लेस करेंगे? नहीं, उसके लिए भी आप फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। सो होम टैब के फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको क्या रिप्लेस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंड व्हाट। सो हमें कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो हेयर वी हैव टू रिप्लेस 100। किस चीज से रिप्लेस करना है वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें 100 को 200 से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक हमें सिर्फ एक वैल्यू को रिप्लेस करना है, या फिर हमें जितनी भी अक्रेंसेस हैं सभी को रिप्लेस करना है, तो ये ऑप्शन हमें अपनी तरफ से चूज करना है। सो अगर हम सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक
करते हैं, तो सबसे पहले तो हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हमें दिख रही है। अब जो वैल्यू सिलेक्टेड है इसी को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं सिर्फ पहली वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं चाहती हूँ कि जितने भी 100 के अकरेंसेज हैं, जहां पर भी 100 अकर कर रहा है वहां पर मुझे 200 लिखना है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज शो हो जाएगा कि सारे रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, और कितने रिप्लेसमेंट्स हुए हैं ये भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। एक रिप्लेसमेंट पहले ही हो गया था और बाकी रिप्लेसमेंट अब हो गए हैं, ठीक है। सो जितने भी 100 थी वो सभी 200 हो चुके हैं। इज इट क्लियर? नाउ ऑटोफिल। सो ऑटोफिल की हेल्प से हम ऑटोमेटिकली वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सिर्फ पैटर्न स्पेसिफाई करना है एंड उसी के बेसिस पर वैल्यूज ऑटोफिल हो सकती हैं। अगर हमें कॉन्जिक्यूटिवली वैल्यूज को फिल करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर 1 फिल करना है, फिर 2 एंड सो ऑन, मतलब मुझे कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर दूसरी भी वैल्यू में मतलब दोनों वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट करूंगी, और फिर ये जो ऑटो फिल का ऑप्शन है यहाँ से ये जो साइन दिख रहा है, ये छोटा सा प्लस, जब हम किसी भी सेल के कॉर्नर पर ले जाते हैं तो ये जो छोटा सा प्लस सिंबल दिख रहा है, हम इसी को नीचे ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से ये आपको शो भी करेगा कि किस तरह से वैल्यूज फिल होने वाली हैं। तो जहां तक भी आपको वैल्यूज लिखनी है उतना आप ड्रैग कर सकते हैं। एंड सपोज करते हैं कि हमें सिर्फ वैल्यूज को कॉपी करना है, मुझे हर कॉलम में सिर्फ 1 ही फिल करना है, तो उस केस में अगेन मुझे पैटर्न स्पेसिफाई करना होगा। इस तरह से मैंने पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया है। अब मुझे इसी को कॉपी करना है, तो क्योंकि मैंने शुरू में पैटर्न बता दिया है कि मुझे यहाँ पर 1 1 ही रिपीट करना है, तो इसी तरह से ये ऑटोफिल हो गया है। एंड सिर्फ नंबर्स ही नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का पैटर्न स्पेसिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स लिखने हैं तो मुझे लिखना है 1 देन 3। इस तरह से मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो उस केस में अब मैं आगे स्पेसिफाई कर दूंगी तो यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो पैटर्न आप स्पेसिफाई करते हैं और उस पैटर्न को सेलेक्ट करके फिर ऑटोफिल पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह से उतने वैल्यूज तक जहां तक आप ड्रैग करते हैं वहां तक ऑटोफिल हो जाता है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से डेज फिल करने हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब ये अपने आप वैल्यूज को फिल कर देगा और फिर मैं संडे के आगे लेकर जाऊंगी तो फिर से वैल्यूज को शुरू कर देंगे। इस तरह से ये सभी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर? सो इस तरह से हम पैटर्न को फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिल। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेटिंग सेल्स। सो सेल्स फॉर्मेट करने के लिए हम होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर टैब, यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाइड नहीं है। देन अगर हम नंबर कैटेगरी चूज करते हैं इसका मतलब है कि हम वहां पर इंटीजर या डेसिमल इस तरह के न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। देन डेट वैल्यूज के लिए डेट एंड टाइम के लिए टाइम फॉर्मेट यूज किया जाता है। जो एक्चुअल फॉर्मेट हमें किसी भी वैल्यू पर अप्लाई करना है वो हम यहाँ से चूज करते हैं एंड देन ओके पर क्लिक करते हैं। देन कमिंग टू अलाइनमेंट टैब। यहाँ पर जो सेकंड टैब है वो है अलाइनमेंट टैब। इसके हेल्प से हम टेक्स्ट का जो डेटा हमने एक सेल के अंदर लिखा है उसका अलाइनमेंट देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अलाइनमेंट के लिए। देन नेक्स्ट कम्स द फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब में हमें बताया जाएगा कि इस टाइम कौन सा फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, उसका स्टाइल क्या है, साइज क्या है। देन अंडरलाइन, कलर, ये सभी इफेक्ट्स हमें यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो जो भी हम कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं या फिर फॉन्ट, स्टाइल, साइज, इनमें से कुछ भी चेंज करना है तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड इवन कलर चेंज करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। और फिर जो भी चेंज आप कर रहे हैं उसके बाद कैसा दिखने वाला है टेक्स्ट वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। Then you have to click on OK. देन द नेक्स्ट टैब इज बॉर्डर टैब। यहाँ पर जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर हमें कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। हमें किस टाइप का बॉर्डर रखना है, उसकी कैसी लाइन होनी चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, कलर, ये सभी चीजें हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन।
सो जो प्रीवियस वर्जन है एक्सेल का, उसमें हमें ये 6 टैब्स गिवन है, बट वहाँ पर फिल को पैटर्न लिखा गया है, वेयर एज जो न्यू वर्जन है वहाँ पर फिल लिखा गया है। सो बस यही डिफरेंस है और बाकी यही टैब्स हैं, ठीक है, बस फिल की जगह वहाँ पर पैटर्न है। ओके, देन जब हम कोई भी वैल्यू फिल कर रहे हैं तो कभी कभी वैल्यू जो कॉलम विड्थ है उससे एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में हमें ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कॉलम विड्थ एडजस्ट हो जाती है। एंड इसी तरह से अगर रो हाइट हमें एडजस्ट करनी है सबसे टॉलेस्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम चूज करते हैं ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन। ओके, देन जब हमें कोई स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम हाइड करना है या फिर हमें पूरी वर्कशीट हाइड करनी है तो हम हाइड ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन हमें होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन में मिलेगा। सो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर विजिबिलिटी के अंडर हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। सो अगर आपको रो हाइड करनी है तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको एग्जैक्टली हाइड क्या करना है। तो फिलहाल हमने 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम हाइड रो पर क्लिक कर देते हैं तो फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी। हाउएवर अगर आप पूरी रो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तब भी वही सेम इफेक्ट है। सो इसके बाद सपोज करते हैं कि हमें कॉलम हाइड करना है, लाइक हमें ए कॉलम को यहाँ पर हाइड करना है, तो अगेन हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड में हाइड कॉलम्स को क्लिक कर देंगे, तो ए कॉलम भी हाइड हो चुका है। इसी तरह से अगर हमें पूरी वर्कबुक ही हाइड करनी है तो उस केस में हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर हाइड शीट पर क्लिक कर देंगे, और जब हमें अनहाइड करना होगा तो हम अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। ओके, सो नाउ इफ वी हैव टू अप्लाई सम स्पेसिफिक स्टाइल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमें दो सेल्स या फिर मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना है। लाइक यहाँ पर ये हमारे पास 3 सेल्स हैं, सपोज करते हैं कि हमें ये तीनों सेल्स एक साथ मर्ज करने हैं, मतलब 3 सेल्स हैं, हमें इन सबको एक बनाना है, तो उसके लिए हमें इन्हें मर्ज करना होगा। इसका ऑप्शन आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा, यहाँ पर ये सिंबल है मर्ज एंड सेंटर के लिए। सो जब हमने मर्ज एंड सेंटर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये तीनों कॉलम्स एक कॉलम मतलब एक सेल बन गया है तीनों सेल से, ठीक है। तो अब जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वो एक वैल्यू है एक सेल में, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है, मतलब उसका स्टाइल चेंज करना है, तो हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 1 को बोल्ड बनाना है तो ये ऑप्शन हमें फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई वैल्यू इटैलिक करनी है तो हम इटैलिक कर सकते हैं, ये भी फ़ॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल है ऑप्शन। इसके बाद कोई वैल्यू हमें अंडरलाइन करनी है तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन अगर हमें कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर देना है तो इसके लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन अवेलेबल है, हम बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। देन अगर हमें एग्जिस्टिंग स्टाइल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें वो सेल सेलेक्ट करने होंगे जिस पर हमें स्टाइल अप्लाई करना है। अगर हमने सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट किया है तो सिर्फ एक सेल पर होगा, अगर हमने मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हैं तो मल्टीपल सेल्स पर हो जाएगा। सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर इस रो पर स्टाइल अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग स्टाइल मतलब जो पहले से डिफाइंड है। सो इसके लिए हम होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में सेल स्टाइल्स ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिखते हैं। सो सपोज करते हैं कि हमें ये ऑप्शन चूज करना है, इस तरह का स्टाइल चूज करना है, सो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमने सेल स्टाइल अप्लाई ही क्यों किया है, मींस जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर अप्लाई की है ये तो हम इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक न्यू ऑप्शन सेल स्टाइल की क्या ज़रूरत है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिर्फ एक बार रो को सेलेक्ट किया एंड एक बार सेल स्टाइल सेलेक्ट किया एंड अपने आप ही सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। वेयर एज अगर हम इंडिविजुअली हर एक वैल्यू पर डिफरेंट टाइप से फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, लाइक पहले हमने बोल्ड किया, फिर फॉन्ट इंक्रीज किया, फिर हमने कलर चेंज किया, तो ये सभी चेंजेस हमें इंडिविजुअली हर एक वैल्यू पर करने होंगे अगर हम सेल स्टाइल को चूज नहीं करेंगे, तो इसलिए सेल स्टाइल एक प्रेफरेबल वे है मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक फॉर्मेट
अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एक स्टाइल क्रिएट करना है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है हमें इनमें से कोई चूज नहीं करना, हमें अपना एक स्टाइल बनाना है। तो इसके लिए हम न्यू सेल स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसका स्टाइल नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि जब भी आप ये सेल स्टाइल ओपन करें तो आपको पता चल जाए कि ये आपका बनाया हुआ स्टाइल है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक नेम दे दिया है। अब हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है वो हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर फॉन्ट रखना चाहते हैं एरियल, इसके बाद हम फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं इटैलिक, और जो फॉन्ट साइज है वो हम रखना चाहते हैं 24, और जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज, और हम इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सभी हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्टाइल है उसमें ये सभी चीज़ें हैं। तो अब इनमें से अगर आपको कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है इन केस, तो वो आप अनसेलेक्ट कर देंगे, और अगर ये सभी चीज़ें इंक्लूड करनी है तो सभी को सेलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। सो सिंपली हमें इसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जो सेल स्टाइल था अभी हमने वो बनाया है, ठीक है, अभी अप्लाई नहीं किया। तो अभी अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले रो को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेल स्टाइल्स में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कस्टम ऑप्शन, सो ये कस्टम हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अब हमें यही जो हमने सेल स्टाइल में फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वही सब पर अप्लाइड दिखाई दे रही है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Now, if we want to change or modify an existing style, अब हमें modify करना है, तो इसके लिए हम सेल स्टाइल्स में जाएंगे। अब जो भी स्टाइल हमें modify करना है या फिर उसका डुप्लीकेट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले उस स्टाइल को उस पर कर्सर ले जाएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, अप्लाई, मॉडिफाई, डुप्लीकेट, डिलीट। तो हमें यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर हमें ये स्टाइल डिलीट करना है तो हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इसे डुप्लीकेट करना है, मतलब ये तो ऐसे ही रहे और हम इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। सो मॉडिफाई में अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं इसके फॉर्मेटिंग में वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर कलर करना है ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन कर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। स्टाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चेक कर लेंगे, जो नहीं चाहिए वो अनचेक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप सेल स्टाइल्स में जाकर देखेंगे तो आपको ये स्टाइल कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले ये ऑरेंज में दिख रहा था, बट हमने क्योंकि इसे मॉडिफाई कर दिया है तो इसलिए अब ये ग्रीन में दिख रहा है। सो जो भी चेंज हम करेंगे वो यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो फिर हम डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, उस केस में यहाँ पर एक और स्टाइल ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन अगर हमें सेल स्टाइल रिमूव करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल स्टाइल डिलीट कैसे करना है। अगर आपको किसी सेल स्टाइल को डिलीट करना है तो सिंपली आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आपको सेल स्टाइल डिलीट नहीं करना, इंस्टेड जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए थे, लाइक यहाँ पर हमने सेल स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, बट हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज तो रहें बट यहाँ से सेल स्टाइल हट जाए। सो हम सिर्फ वैल्यूज पर से सेल स्टाइल रिमूव करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, देन सेल स्टाइल्स ऑप्शन में जाना है, और फिर ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है गुड, बैड एंड न्यूट्रल, इसके नीचे नॉर्मल को सेलेक्ट करना है। तो अब ये जो फॉर्मेटिंग थी वो नॉर्मल हो चुकी है, मतलब अब इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई सेल स्टाइल अप्लाइड नहीं है। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑटो फॉर्मेट। सो अगर हमें ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उससे हम इजीली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, मतलब इसमें हमें अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की नीड नहीं है। इंस्टेड सबसे पहले जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको टाइप करने से पहले हम ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन में जो भी हमें ऑप्शंस एनेबल करने हैं, लाइक यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, एक्सेल ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर प्रूफिंग बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, सो हमें इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स मिल रहा है जहाँ पर ऑटो फॉर्मेट ऑप्शंस में हमें इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सो जो भी हम रिप्लेस करना चाहते हैं, लाइक हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसमें हमने स्ट्रेट कोट्स लिखे हैं, स्ट्रेट कोट्स होते हैं कुछ इस तरह के, वेराज हम चाहते हैं
हैं कि जो हम इंग्लिश में इस तरह से स्मार्ट कोड्स लगाते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाएँ। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर चेक कर दी है। तो अब भले ही हम स्ट्रेट कोड्स लगाएँगे बट वो अपने आप ही स्मार्ट कोड्स में चेंज हो जाएँगे। सो जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही ये रिप्लेस हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई होती रहेगी। तो जो भी ऑप्शंस आप चेक करेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी और जो नहीं चेक करेंगे वो नहीं होगी। ओके? देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑटो करेक्ट। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर दिया जाए। जैसे हम मोबाइल फोन में देखते हैं, हम टाइपिंग करते हैं तो कभी भी कुछ गलत हो जाता है, वो अपने आप करेक्ट हो जाता है। किस वजह से? ऑटो करेक्ट की वजह से। तो वही फीचर हमें यहाँ पर एक्सेल में भी मिला है। तो अगेन हम एक्सेल ऑप्शंस में प्रूफिंग बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमें ये भी पूछा जाएगा कि हमें कौन सी स्पेलिंग्स को करेक्ट मानना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर चेक बॉक्सेस गिवन है। तो जो हमें करेक्ट मानना है उस चीज़ को चेक कर देंगे और जो मतलब हम यहाँ पर हर एक प्रॉपर ऑप्शन को पढ़ लेंगे। लाइक सबसे पहले है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। मतलब अगर कोई अपर केस में वर्ड लिख दिया है वेयर एज हमने उसकी स्पेलिंग को लोअर केस में डिफाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत मानेंगे, वो भी सही होगा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको स्पेलिंग नहीं मानेंगे। सो इस तरह से हम यहाँ पर चेक कर देंगे जो भी ऑप्शंस हमें नेसेसरी लगते हैं एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में फर्दर हम चूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट पेंटर। सो फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि जो फॉर्मेटिंग हमने एक सेल पर अप्लाई की हुई है उसे हम एक सेल से कॉपी करके दूसरे पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग ट्यूसडे पर अप्लाइड है, हम यही फॉर्मेटिंग वेडनेसडे पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर जो होम टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन पर अवेलेबल है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में, इस पर क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है, तो अब हम इस पेंटर को जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे वहीं पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सो सपोज करते हैं हम यहाँ पर थर्सडे पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर थर्सडे के लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। और जैसे ही हम ये अप्लाई कर देंगे वैसे ही ये जो टूल था वो हमें दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो अब वो फॉर्मेटिंग और कॉपी नहीं रही, दोबारा कॉपी करना है तो फिर से हमें फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा। Now proceeding to the next topic, formula and function. So first of all, what is formula? So जब भी हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन इक्वल टू ऑपरेटर के साथ स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मूला। सो हमेशा फॉर्मूला को एक्सेल में इक्वल टू ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करना है। सो अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस के लिए यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स क्या हैं? सो ऑपरेटर कोई भी ऐसा सिंबल है जो हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए हैं, बट जो वैल्यूज हैं वो तो सेम है, 4 और 2, इन्हीं दोनों पर हम ये ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर होने से हमें आंसर भी डिफरेंट मिलेगा। अगर हम लिख रहे हैं 4+2 तो इसका आंसर हमें 6 मिलेगा, वेयर एज अगर हम लिख रहे हैं 4-2 तो इसका आंसर हमें 2 मिलेगा। सो यहाँ पर जो वैल्यूज जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स। सो ऑपरेंड्स तो सेम है बट ऑपरेटर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें आंसर डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटर हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो द फर्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंशियल। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें पावर इंडिकेट करनी है, लाइक 4 raised to the power 2। इस चीज को आप मैथ्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं, 4 raised to the power 2, इसका आंसर होगा 16। बट यहाँ पर जब हमें एक्सेल में मेंशन करना है तो उसके लिए हमें ये सिंबल यूज करना होगा जिसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन, जो ऐड करने के लिए यूज होगा। देन सब्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए जिस तरह से हम मैथ्स में ये सिंबल यूज करते हैं वो यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड हमें यहाँ पर ये स्टार सिंबल यूज करना होगा। इसके बाद डिवीजन के लिए मैथ्स में या तो हम इस तरह से ये सिंबल यूज करते हैं या फिर अम, हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं वैल्यूज को, बट यहाँ पर कैसे इंडिकेट करना है? विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। सो अगर हमें 4 को 2 से डिवाइड करना है, सो वी विल राइट लाइक दिस, 4/2। ओके, सो इससे हमें क्वेश्चन आंसर में मिलता है।
देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, तो ये कंपैरिजन करते हैं। सो इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहेंगे, क्योंकि इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है। सबसे पहले है इक्वल टू ऑपरेटर, ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अगर हम चेक कर रहे हैं कि C1 की वैल्यू 10 के इक्वल होनी चाहिए, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर अगर C1 की वैल्यू 10 नहीं है तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स, और अगर C1 की वैल्यू 10 है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू। इसी तरह से ग्रेटर देन चेक करेंगे। ग्रेटर देन के लिए सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इस तरह से लिखेंगे। वेयर एज मैथ्स में हम कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं, बट एक्सेल में इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे। मैथ्स एक्सेल में मेंशन करना है इस तरह से, ठीक है। फिर लेस देन, देन लेस देन और इक्वल टू, एंड अगर नॉट इक्वल टू इंडिकेट करना है तो मैथ्स में तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, बट यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना है, इंस्टेड यहाँ पर लिखना है इस तरह से। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब हमें आंसर ट्रू मिलेगा, और अगर वैल्यूज इक्वल होंगी तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू का जस्ट अपोजिट है। ओके, नाउ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फॉर्मूला। अब जब भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं। देन सेल रेफरेंसेस, मींस हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स को रेफर करते हैं उनके एड्रेस की हेल्प से। कैसे लिखते हैं इस चीज़ का डिस्कशन भी हम करेंगे। देन रेंज नेम्स, मींस सपोज करते हैं कि मुझे A1 से लेकर A5 तक सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो क्या मुझे हर एक सेल को मेंशन करना होगा A1 A2 A3 A4 A5? नहीं। इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट A1, एंड फिर मुझे ये सिंबल यूज करना होगा, एंड इसके बाद में लिख दूंगी A5। तो इसका मतलब है कि मुझे A1 से लेकर A5 तक सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये है एक रेंज। ठीक है, रेंज मीन्स कॉन्जिक्यूटिव सेल्स। ठीक है, इसके बाद कोई भी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूज किया है सम फंक्शन, तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो भी वैल्यूज दी जाएंगी उन पर एडिशन ही परफॉर्म किया जाएगा। ओके, फंक्शन हमें बताते हैं कि वहां पर पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए सेपरेटली हमें ऑपरेटर यूज करने की नीड नहीं है, सिंपली आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन फॉर्मूला को हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट करना है। जब फॉर्मूला कंप्लीटली एंटर कर दिया है, इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, एंड फिर हमें जो रिजल्ट होता है वो सेल में दिखता है। ठीक है, सेल में हमें फॉर्मूला नहीं दिखता है। फॉर्मूला हमें सिर्फ फॉर्मूला बार में ही दिखना चाहिए, अगर हमने एंटर प्रेस कर दिया है उसके बाद। ओके, if a cell containing formula is made an active cell, though it still shows the value, but in the formula bar the formula is displayed. Means अगर सेल में कोई भी फॉर्मूला है तो जब आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू दिख रही है, बट जब आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बार का बेसिकली यही काम होता है, वो फॉर्मूला डिस्प्ले करने के लिए ही यूज किया जाता है, कि भले ही हमें सेल में वैल्यू दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया गया है वो चीज हमें फॉर्मूला बार में शो हो जाती है। क्लियर? देन इफ वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला वी हैव टू स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। अगर आप इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसे फॉर्मूला कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन ऑटो सम, ऑटो सम का मतलब है ऑटोमेटिकली हमें वैल्यूज को ऐड करना है। सपोज करते हैं हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, हमें J5 से लेकर J8 तक सभी वैल्यूज को ऐड करना है, मतलब यहाँ पर ऑटो सम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए ऑप्शन हमें होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में भी मिल जाएगा, और हमें फॉर्मेट टैब में भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर होम टैब का एडिटिंग ग्रुप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह का सिंबल होता है ऑटो सम के लिए, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका ऑटो सम करना है। यहाँ पर सभी वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर इस ऑटो सम ऑप्शन पर, आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑटो सम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर स्टेप्स में इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ क्योंकि थियोरेटिकल बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स ही लिखने होते हैं। सबसे पहले हम सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मूला टैब या फिर होम टैब जो भी हमें चूज करना है वहां पर जाएंगे, और फिर ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, एंड देन जो सम है वो उसके नेक्स्ट सेल में डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर जब हम J5 से लेकर J8 तक सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करने की नेसेसरीली नीड नहीं है कि हमें आंसर कहाँ पर देखना है, क्योंकि जब हम ये सभी वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू नेक्स्ट सेल में ही दिखती है। ठीक है,
नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सेल रेफरेंसिंग। सो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। तो देखिए, सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट एंड इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2, राइट। हम ये लिख सकते हैं, इसके बाद हमें ये वैल्यू शो हो जाएगी। बट यहाँ पर होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये 200 है, बट अगर मैं यहाँ पर सपोज करते हैं कॉस्ट को चेंज कर देती हूँ। सपोज करते हैं कि मैंने कॉस्ट को कर दिया है 300, ठीक है। अब 300 करने पर भी टोटल कॉस्ट अब भी उतनी ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट में लिखा था 100 मल्टीप्लाई 2। मैंने वहां पर ये मेंशन नहीं किया कि मुझे ये वाली वैल्यू यूज करनी है, मैंने तो सिंपली वहां पर एक वैल्यू दे दी है, राइट। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा कि अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाए, तो उस केस के लिए मुझे सेल रेफरेंसिंग को यूज करना होगा। तो सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि हम सेल को रेफर कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो इनिशियल वैल्यू लिखी थी 100, ठीक है, उसी की हेल्प से मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर फॉर्मूला को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला को कैसे चेंज करना होगा, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है, A2, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेल एड्रेस, जो भी वैल्यू है यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक शॉर्टकट है बेसिकली। जैसे सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ पर सेल एड्रेस लिखना था, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो प्रैक्टिकल में तो आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वल टू लिखने के बाद और डायरेक्टली आप सेल को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये सेल की जो एड्रेस है वो अपने आप डिस्प्ले हो जाता है। हाउएवर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें लिखना कैसे होता है, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रो नंबर, ठीक है। तो A2 ये हो जाएगा सेल एड्रेस, ठीक है। फिर हमें इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें इस चीज को मल्टीप्लाई करना है इन्वेंट्री। सो यहाँ पर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू से, ठीक है। सो ये वैल्यू हमें चाहिए आंसर में, ठीक है। तो अब वैल्यू हमें शो हो रही है 200। अब सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर इन्वेंट्री को चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ 5, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो भी चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल रेफरेंसिंग को यूज किया था। तो सेल रेफरेंसिंग के केस में हम क्योंकि सेल की वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सेल के एड्रेस को मेंशन किया है, जिस वजह से अब अगर हमने वैल्यू को चेंज किया सेल में, तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग की। तो अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला मुझे बाकी आइटम्स के लिए भी अप्लाई करना है। बट अगर मैं इंडिविजुअली सभी के लिए फॉर्मूला लिखती रहूँ तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इंस्टेड मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर फिल हैंडल की हेल्प से मैं ये ड्रैग कर सकती हूँ इस तरह से। और अब आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्यों कैलकुलेट हो गई हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था, ये मैंने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हुए लिखा है। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आपने पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पर जो सेल के एड्रेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर A2 मल्टीप्लाई B2 लिखा है, बट ये है कौन सी रो के लिए, सेकंड रो के लिए। तो अगर मैं ये फॉर्मूला थर्ड रो में कॉपी कर रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 मल्टीप्लाई B3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने रो को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर रिलेटिवली वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। कैसे चेंज हो सकती है? अगर हम कॉलम चेंज कर रहे हैं तो कॉलम चेंज होगा, और अगर हम यहाँ पर रो चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ रो चेंज होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेकंड रो थी, तो इसके लिए था A2 मल्टीप्लाई B2, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। और जब मैंने इसे थर्ड रो में कॉपी किया तो ये बन गया A3 मल्टीप्लाई B3, और जब मैंने फोर्थ रो में कॉपी किया तो ये बन गया A4 मल्टीप्लाई B4, ठीक है। तो यहाँ पर ये है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जो रिलेटिवली चेंज होती है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम फॉर्मूला तो लिख रहे हैं, बट हम उसे रिलेटिवली चेंज नहीं करना चाहते हैं, मींस हम उसे एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं। तो एब्सोल्यूट रखने के लिए हमें इक्वल टू के बाद जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब सेल रेफरेंसिंग लिख रहे हैं, तो उस केस में हमें डॉलर यूज करना होगा, डॉलर साइन। सो यहाँ पर कॉलम नेम से भी पहले यूज करेंगे और रो नंबर से पहले भी यूज करेंगे। तो इस केस में होगा क्या
जब हमने यहाँ पर लिख दिया है $A $2, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ हम इसी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करती हूँ, तो कॉपी करने के लिए मैं इस तरह से फिल हैंडल को ड्रैग करती हूँ, ठीक है। अब मैं इस फिल हैंडल को जब ड्रैग करूंगी तो आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स में मुझे सेम फॉर्मूला ही मिलेगा। ये मैंने क्रिएट किया था $A $2, बट वेयर एज आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी यही है $A $2, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर $A $3 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉलर साइन फिक्स करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपने डॉलर साइन लगा दिया है तो इसका मतलब वो फिक्स हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। देन मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, हमने लिखा है सबसे पहले A $2। अब यहाँ पर जब हमने लिखा है $2, तो इस केस में हमने सिर्फ कॉलम को फिक्स, सॉरी, सिर्फ रो को फिक्स किया है। टू टू क्या है? रो है। हमने सिर्फ रो को फिक्स किया है, हमने कॉलम को फिक्स नहीं किया। सो इन केस अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर कॉपी करती हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है $2। सो $2 मुझे यहाँ पर क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉलम को फिक्स नहीं किया था। सो क्योंकि अब कॉलम तो चेंज हो सकता है ना, तो मैंने अगर इस वैल्यू को यहाँ पर कॉपी किया है तो अब मुझे ये बी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर था ए, यहाँ पर है बी। तो ए बी में क्यों चेंज हो पाया? क्योंकि यहाँ पर हमने बी की पोजीशन को फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए वो चेंज हो सकता है रिलेटिवली, वेयर एज जो टू है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो भले ही मैं इसे यहाँ पर सब जगह कॉपी कर दूं, बट ये टू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने टू को फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। सो रिलेटिव यहाँ पर क्या है? रिलेटिव है कॉलम नेम, और एब्सोल्यूट क्या है? यहाँ पर है रो नंबर, ठीक है। सो इस तरह की रेफरेंसिंग को हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। और अगर इसके एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में मैं कोई और वैल्यू भी लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, देन वी कैन राइट A5, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यू लिखी है A5, तो अब A5 में वैसे कोई वैल्यू तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब जब मैं इसको यहाँ पर फर्दर कॉपी करूंगी तो अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, A5 चेंज हो चुका है A6 में। मतलब यहाँ पर हमने ना ही इसे कम्प्लीटली फिक्स्ड रखा है, ना ही कम्प्लीटली एब्सोल्यूट रखा है, और ना ही इसे कम्प्लीटली रिलेटिव रखा है। सो जब ना ही ये पूरा रिलेटिव है, ना ही ये पूरा एब्सोल्यूट है, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हमने इसे कहा है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। सो मिक्स्ड के केस में हम रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों यूज करते हैं, वेयर एज रिलेटिव में हम सिर्फ रिलेटिव रखेंगे, उसमें डॉलर साइन बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। और एब्सोल्यूट में कॉलम नेम एंड रो नंबर दोनों के पहले हम डॉलर साइन यूज करेंगे उसकी लोकेशन को फिक्स करने के लिए। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन। सो फंक्शन का मतलब होता है बिल्ट इन फॉर्मूला, मीन्स प्री डिफाइंड फॉर्मूला। मतलब हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि वहां पर हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ऐसे में हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स वहां पर प्रोवाइड करने हैं, एंड हमें पहले से ही पता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम फंक्शन की। सो जब हम सम फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले इसे लिखा कैसे जाएगा? इक्वल टू ऑपरेटर के बाद आपको लिखना है सम। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमें आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है वो वैल्यूज जो जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में आप सिंपली नंबर्स भी दे सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 इस तरह से, या फिर आप सेल रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। सो सपोज करते हैं कि हमें D1 से लेकर D10 तक का सम करना है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे D1 to D10, ठीक है। देन यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है। सो इस एग्जाम्पल में हमें A1 से लेकर A4 तक सभी वैल्यूज का सम करना है। कहाँ पर? A5 में। तो सबसे पहले हम A5 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है वो यूज करेंगे। तो फंक्शन क्या है? सम फंक्शन। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, इसके बाद सम लिखेंगे, और सम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट में बताना होगा कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं A1 से लेकर A4। सो A1 to A4 इस तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करना है। तो एंटर प्रेस करने पर हमें इन सभी वैल्यूज का सम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर?
सो यहाँ पर हमें ऑपरेटर सेपरेटली यूज करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स। सो यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर हमें B2 से लेकर B5 तक एवरेज कैलकुलेट करना है। सो देन वी विल प्रेस एंटर। सो ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हम इंग्लिश के लिए भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला को हम कॉपी कर देंगे एंड क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का यूज किया है तो वही यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बी कॉलम का फॉर्मूला सी कॉलम में अप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर सी कॉलम के लिए एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर अब हम काउंट फंक्शन भी अप्लाई करेंगे। सो सपोज करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम अप्लाइंग काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ A1 से लेकर A6 तक, ठीक है। A1 से लेकर मैंने A6 तक अप्लाई किया है काउंट फंक्शन। तो अब देखेंगे मुझे आंसर यहाँ पर 4 मिल रहा है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर जो ब्लैंक वैल्यूज होंगी वो उसको भी काउंट नहीं करेगा। तो ब्लैंक वैल्यूज हैं या फिर जो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है वो उनको काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको ही काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ 4 न्यूमेरिक वैल्यूज दी हैं, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर मिला है काउंट फंक्शन के लिए 4। नाउ हियर वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम के लिए हम यूज करते हैं मैक्स फंक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पर मैथ्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, देन हमें B2 से लेकर B5 तक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, B2 से लेकर B5, देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिस्प्ले की जा रही है 100। सिमिलरली हमें इंग्लिश के लिए भी देखने हैं, तो सिंपली हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 98, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ पर ये था मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये है मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम देखने के लिए हमें मिन फंक्शन अप्लाई करना है। सो वी विल राइट मिन। अब कहाँ से कहाँ तक का, B2 से लेकर B5, ठीक है। सो ये मिनिमम वैल्यू है B2 से लेकर B5 तक, और सिमिलरली इसके लिए हम कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 58, ठीक है। सो जब हमें मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मैक्स फंक्शन, एंड मिनिमम वैल्यू के लिए हम अप्लाई करते हैं मिन फंक्शन, ओके। देन काउंटिव फंक्शन, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें काउंट तो करना है बट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू के बाद काउंटिव, और फिर सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करनी है रेंज, और इसके बाद क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया हमें बताता है कि एग्जैक्टली कौन सी वैल्यूज पर हमें ये अप्लाई करना है। सो काउंटिव, सो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर A1 से लेकर A10 तक अप्लाई किया है, ठीक है, ये वो रेंज है जिस पर हम जिसकी वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर हम क्राइटेरिया ये अप्लाई कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को काउंट करना है जो 80 से ज्यादा हैं। तो इस चीज को हम डबल कोट्स में स्पेसिफाई करते हैं, ग्रेटर देन 80, ठीक है। सो यहाँ पर जब काउंटिव फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखना है काउंटिव, फिर ब्रैकेट में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज देनी है कि हमें कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक काउंट करना है। देन कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में हमें यहाँ पर क्राइटेरिया लिखना है। जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 80। अगर आपको कोई और क्राइटेरिया देना है तो वही क्राइटेरिया लिख देंगे यहाँ पर डबल कोट्स में, और उसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज को ऐड किया जाएगा। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो ये 10 सेल्स हैं इनमें से सिर्फ 5 सेल्स ही ऐसे हैं जहां पर वैल्यू 80 से बड़ी है, तो सिर्फ उन्हीं 5 सेल्स को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है सम एफ फंक्शन, ये भी क्राइटेरिया को ही स्पेसिफाई करने के लिए नीड यहाँ पर यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर अगेन हमें लिखना है सम एफ, फिर रेंज स्पेसिफाई करेंगे कॉमा लगाकर डबल कोट्स में क्राइटेरिया। तो जो वैल्यूज इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड किया जाएगा,
ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम काउंट इफ या सम इफ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया स्पेसिफाइड होता है वो क्राइटेरिया जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज पर ये फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है। अगर सम इफ की बात कर रहे हैं तो उन्हीं वैल्यूज को उनका सम किया जाएगा, और काउंट इफ की बात कर रहे हैं तो जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हैं उन वैल्यूज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग की हेल्प से हम इजीली स्पेलिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में मिलता है। यहाँ पर स्पेलिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सभी स्पेलिंग्स एंड उसके करेक्शंस दिख जाएंगे। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, चार्ट्स। सो चार्ट्स हम यूज करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मींस जो डेटा हमने स्प्रेडशीट में रखा है अब हमें उसे एक विजुअल फॉर्मेट में देखना है, उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। सो उसके लिए हम यूज करते हैं चार्ट्स। तो चार्ट बनाने के पहले हमें सबसे पहले डेटा एंटर करना होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट के कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं। सो इस तरह का दिखता है चार्ट। सो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर ये है ओरिजिन। ओरिजिन 0 पर स्पेसिफाइड होता है। ठीक है। इसके बाद ये देन ये है चार्ट टाइटल। मींस हमने चार्ट को क्या टाइटल दिया है। देन सब टाइटल में हम फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देन दिस इज लेजेंड। लेजेंड में हम इंडिकेट करते हैं कि ये हम एग्जैक्टली जो कलर यूज कर रहे हैं पैटर्न को इंडिकेट करने के लिए, या फिर जो भी पैटर्न है वो हम कैसे बता रहे हैं। मतलब अगर रेंज ए है तो हम उसे किस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं। देन रेंज बी है तो हम उसे किस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज हम लेजेंड के थ्रू बताते हैं। देन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड इसको हमने स्पेसिफिक टाइटल्स दिए हुए हैं। देन ये टिक्स होते हैं जो हमें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों जगह पर गिवन है। ये हमें शो करते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पर डेटा मेंशन किया हुआ है। लाइक ये टिक्स शो कर रहे हैं कि ये है डिस्क्रिप्शन ए इतना, देन ये है डिस्क्रिप्शन बी, देन ये है डिस्क्रिप्शन सी। सो ये हमें टिक्स की हेल्प से पता चलता है। ओके। नाउ so we are going to discuss the different chart types. We can select it from chart wizard किस टाइप का चार्ट हमें चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम चार्ट्स के बारे में। यहाँ पर कॉलम्स की हेल्प से हम डेटा को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये लिखा है चार्ट टाइटल। अब ये चार्ट हम कॉलम चार्ट तब यूज करेंगे जब हमें डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 2012 ईयर के लिए कंपेयर कर रहे हैं मारुति, होंडा, टाटा, हुंडई। ये सभी हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 सेट्स हैं, इनको हमें एक साथ कंपेयर करना है 2012 के लिए। वाई एक्सेस पर हमें सेल्स गिवन है। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 2012 में सबसे ज्यादा सेल्स किसकी थी और सबसे कम सेल्स किसकी थी। इसी तरह से 2013, 14, 15 तो हमने डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर कर लिया है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज हमने लिखी है यहाँ पर 4 की सीरीज है। ये मिनिमम रहनी चाहिए क्योंकि अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उससे हमें एनालाइज करने में डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए हमें इसे मिनिमम रखना है। ओके। देन बार चार्ट्स, यहाँ पर ये कॉलम चार्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर चार्ट वैल्यू एक्सिस ली है। मींस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्स वैल्यू है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है, ये चार्ट वैल्यू एक्सिस है। एंड जो कैटेगरी एक्सिस है वो वर्टिकल मींस वाई एक्सिस है। ये 2015, 2014 ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी एक्सिस पर आएगी। यहाँ पर हमने कैटेगरी एक्सिस को रखा है वाई एक्सिस पर, वेयर एज जो वैल्यू एक्सिस है उसे हमने रखा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर। ये कॉलम चार्ट की तरह ही होती है, बस यहाँ पर हमने चीज़ों को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर कैटेगरी एक्सिस थी एक्स एक्सिस पर और हमने इस चीज को यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। कैटेगरी एक्सिस को रखा है वाई एक्सिस पर और वैल्यू एक्सिस को रखा है एक्स एक्सिस पर। ओके। देन एरिया चार्ट, ये एरिया को कवर करता है। इससे हम देख सकते हैं कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2012, 13, 14, 15। इस तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कितना एरिया कवर किया है कौन से पर्टिकुलर कार ने। ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है एंड क्योंकि हम एरिया की फॉर्म में यहाँ पर डेटा को डिपिक्ट कर रहे हैं इसलिए ये है एरिया चार्ट।
देन लाइन चार्ट, यहाँ पर हम लाइंस की फॉर्म में वैल्यूज को शो करते हैं। सो ये ट्रेंड्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। लाइक यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रेंड किसका जा रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लाइन चार्ट्स को यूज करेंगे। सो यहाँ पर हर एक डेटा को लाइन की हेल्प से शो किया जाएगा। टाटा के लिए हमने एक लाइन बनाई है, फिर होंडा के लिए हमने एक लाइन बनाई है। तो इस तरह से लाइंस की हेल्प से हम इजीली ट्रेंड को देख सकते हैं कि ट्रेंड कैसा है। देन पाई चार्ट्स में हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे और फिर हर एक चीज को इसका एक प्रपोर्शन शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये दिखाना है यहाँ पर कि हर एक ईयर में कितनी सेल्स हुई है। सो उसके लिए हमने क्या किया है, ब्लू को इंडिकेट किया है, देन रेड, देन ग्रीन एंड देन पर्पल। सो यहाँ पर हमने ये 4 कलर्स इंडिकेट किए हैं एंड ये जो प्रपोर्शन दिख रहा है कि ये इतना प्रपोर्शन है, सो ये उसी के अकॉर्डिंग होगा जितनी बड़ी वैल्यू होगी। एंड जो सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे कम वैल्यू है तो इसके लिए सबसे कम प्रोपोर्शन है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है। सो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रोपोर्शन दिया जाएगा। देन हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। सो चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वर्कशीट में डेटा बनाएंगे। देन सेल सेलेक्ट करेंगे जिससे हम डेटा चार्ट बनाने वाले हैं। इसके बाद हमें इसमें डेटा लेबल्स भी सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि डेटा लेबल्स भी हम चार्ट में मेंशन करते हैं। देन इंसर्ट टैब पर जाएंगे। यहाँ पर अब जो भी हमें चार्ट टाइप चाहिए उसके बटन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। सो जो भी आपको जिस टाइप का चार्ट चाहिए उसी के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी सब टाइप आपको चूज करना है 2D 3D वो चूज करेंगे। इसके बाद उस पर क्लिक करके और फिर वो ओपन हो जाए। देन हमारे पास चार्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें चार्ट पर लेआउट अप्लाई करना है। मतलब लाइक हम यहाँ पर कौन सा कलर देखना चाहते हैं, सिर्फ ब्लू कलर या फिर मिक्स्ड कलर्स होने चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या लेआउट रखना है उसके लिए हम चार्ट टूल्स में जाएंगे। जब हम चार्ट बना लेंगे तो जब चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये चार्ट टूल्स लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर डिजाइन टैब पर जाएंगे। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स मिले हुए हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड क्विक लेआउट भी हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स के साइड में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद जब हमने ये लेआउट अप्लाई कर दिया है तो हम लेबल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें चार्ट का टाइटल क्या रखना है, देन एक्सेस टाइटल क्या रखना है। इस तरह से हम हर एक टाइटल एंटर कर सकते हैं। देन चेंज द स्टाइल ऑफ अ चार्ट। अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए डिजाइन टैब में कुछ ऑप्शंस तो दिख ही रहे थे और फर्दर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा लेआउट ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी स्टाइल चूज करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मूव अ चार्ट टू अ चार्ट शीट मीन्स जब हम कोई भी चार्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसे उसी एक्टिव वर्कशीट में एम्बेड कर दिया जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं तो हम उसे डिफरेंट वर्कशीट में भी मूव कर सकते हैं या फिर हम एक चार्ट शीट में मूव कर सकते हैं। तो चार्ट शीट का मतलब है एक ऐसी शीट जो सिर्फ चार्ट के लिए ही बनी है। इट इज ओनली डेडिकेटेड टू द पर्टिकुलर चार्ट। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऐसी चार्ट शीट को बाय डिफॉल्ट जो नेम देता है वो होता है चार्ट 1। और इस तरह से फर्दर चार्ट 1 चार्ट 2 ऐसे क्रिएट करते जाएंगे। हाउएवर आप इस नेम को अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप इसे मतलब इसको दूसरी शीट में मूव करना चाहते हैं तो न्यू शीट में भी मूव कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ओके। देन चेंज द चार्ट टाइप। अब जब हमने एक बार चार्ट बना दिया है तो सपोज करते हैं कि हमने कॉलम चार्ट बनाया था बट अब हम उसे बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसका हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। देन जब हमने अपना सारा काम कर लिया है, हमने वैल्यूज भी पुट कर दी हैं, जो हमें फाइनल चार्ट टाइप रखना था वो सेलेक्ट कर लिया है, चार्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया है। सो इसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। सो सेव कैसे करना है वो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। ओके, so with this we have completed this chapter Excel, and in the next video we will cover the next chapter and you can check the schedule on the post tab. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.